हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पहले सेट नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ के सभी सेट कराए गए हैं, सामाजिक विज्ञान के सभी सेट कराए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करके वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 करने वाले हैं और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन जो आपका सेट नंबर फर्स्ट में, अगर आपने सेट फर्स्ट देखा होगा, वहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, कहाँ पर कितना टाइम आपको देना है। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। तो आज हम लोग जो पेपर आपका हुआ था 2024 में 817 HL, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 5। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको टिक करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि व्हाट सराउंडेड द टेम्पल विच वॉज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क। पैराग्राफ में क्या कहा गया है, कह रहा है वी वेंट फॉर अ वॉक इन द कंट्री, मतलब हम जो है कंट्री में वॉक पर गए। वी वेंट टू सी एग्जीबिशन इन द टाउन, वी सा द टेम्पल सराउंडेड बाय थिक मैंगो ट्रीज। मतलब हम लोग जो है प्रदर्शनी देखने गए थे और वहाँ पे जो है घने घने आम के पेड़ों से घिरा एक क्या था, मंदिर था। इट वॉज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क, वो जो है एक हरे भरे पार्क में आयोजित किया गया था। तो पहले प्रश्न में यही पूछा गया है कि हरे भरे पार्क में जो मंदिर है उसके चारों तरफ क्या था। तो उसके चारों तरफ क्या था, तो आप कहेंगे उसके चारों तरफ मैंगो ट्री था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे। यहाँ पर वॉट डज इट सजेस्ट, ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए आगे आप पढ़ते हुए आएंगे इसी पैराग्राफ में। तो यहाँ पे लिखा गया पार्क वाज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल शॉप्स, जो है वहाँ पर चारों तरफ ब्यूटीफुल शॉप्स थे, दुकान थे। लाइट एंड सॉन्ग फील्ड विद द होल एटमॉस्फियर, द क्रीपिंग ऑफ बर्ड फील्ड द एयर। वहाँ पे चारों तरफ लाइट लगाए गए थे और चारों तरफ एटमॉस्फियर में लाइट अच्छे लग रहे थे। और वहाँ क्रीपिंग मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना, वहाँ पे चिड़िया जो है वो चहचहा रही थी। एट अ डिस्टेंस मेन एंड वुमेन वर वॉकिंग इन द फील्ड्स, और जो मैन और वुमेन थे वे चारों तरफ जो है घूम रहे थे। दे वर क्राउडिंग द स्टॉल, और स्टॉल पर बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे। स्मॉल चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द अंडर ट्रीज, तो जो बच्चे थे वो पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है। दे वर सिटिंग ऑन द मैरी गो राउंड, गो वुमेन वर एट अ वेल ड्राइंग वाटर। इसके आगे कहा जा रहा है कि जो हिंडोलों पर बैठे हुए कुछ लोग थे और कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। कुछ लड़के और लड़कियां छोटे से खुले सर्कस को देख रहे थे। सम बॉयज एंड गर्ल्स वर लुकिंग एट द स्मॉल ओपन सर्कस, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सभी चीज़ें, जो भी एटमॉस्फेयर दिखाया जा रहा था वहाँ पे सारी चीज़ें जो दिख रही थी वो सभी क्या थे, सभी चीज़ें जो है पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण लग रहा था, और ब्राइटफुल मतलब उज्जवल था और उल्लास से भरा हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है कि नॉइजी एटमॉस्फियर था, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल था। फिर आगे कह रहा है सेंसेशनल एटमॉस्फियर था, या कॉसी एटमॉस्फियर था, या अनहेल्दी एटमॉस्फियर था। तो यहाँ पर देखिए देखा जाए तो चारों तरफ से जो आरामदायक माहौल बना हुआ था ना, एटमॉस्फियर का मतलब यहाँ पे माहौल से है कि एटमॉस्फियर जो था वो आरामदायक था। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसी एटमॉस्फियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप छांटना चाहें तो भी छांट सकते हैं कि अनहेल्दी तो होगा नहीं, सेंसेशनल भी नहीं था और नॉइजी भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख गया है कि सभी लोग आराम से अपना एटमॉस्फेयर का फायदा उठा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। सिटी का अपोजिट क्या होता है, तो इसमें आप साफ साफ कह सकते हैं सिटी का अपोजिट जो होगा तो ये हो जाएगा। और ये भी देखना कि इसी पैसेज में ही आपको देखना है। तो ये है कंट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एटमॉस्फियर, एक्सबिशन और अर्बन, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको क्या करना है, चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला क्वेश्चन है प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। इसके आगे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच, प्रिया जो है वो अपना लंच जो है कंप्लीट कर ली, फिनिश कर ली, बिफोर द बेल
घंटी बजने के पहले। तो यहाँ पे देखिए आपको पता ही होगा कि जब भी बिफोर आता है तो बिफोर के बाद आने वाला टेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता है, बिफोर के पहले वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है और ये आपका परफेक्ट में है। एक ही ऑप्शन ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा रैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है नेक्स्ट में पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं वो स्पीच को सुनते हैं, है ना। लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड में क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ऑडियंस। जो भी ऑडियंस रहेगी वहीं स्पीच को सुनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर ये जो दिया गया है इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, इसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और अदर पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा, तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए सब्जेक्ट, एक आप सब्जेक्ट आई को बना सकते हैं, एक तो द प्लेस को बना सकते हैं, एक दिस को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आई लगाएंगे यहाँ पे देखिए इज है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया कि हेल्पिंग वर्ब हमको इज लगाना है। अगर आप इज लगाएंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई तो होगा नहीं क्योंकि आई के साथ एम आता है, द प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे जरूरी सी बात है कि सब्जेक्ट के स्थान पे द प्लेस आएगा, है ना, द प्लेस या तो दिस आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो आप पहले काट दीजिए, एक ऑप्शन बी नहीं होगा और दूसरा ऑप्शन जो है डी, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप वेयर का यूज पहले करेंगे तो वेयर के बाद वॉज आना चाहिए, फिर आई आया है बॉर्न, तो गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपको सीधे सीधे कट गए। अब या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगर आप दिस से स्टार्ट करना चाहेंगे तो दिस इज आ जाएगा। ठीक है, दिस से स्टार्ट करना चाहेंगे तो दिस इज, ये वाला ऑप्शन बनेगा। तो दिस इज द प्लेस, मतलब ये वही प्लेस है। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज द प्लेस, यह वही प्लस प्लेस है। अब देखिए वेयर, जहां पर WHE वाली वेयर आई वॉज, आई के साथ वॉज लगता ही है, आई वॉज बॉर्न, बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस। तो मेरे हिसाब से तो अभी ऑप्शन ए सही हो गया। लेकिन अगर सी को भी देखा जाए तो सी में क्या है, द प्लेस इज दिस। अब यहाँ पे सेंटेंस तो यहीं पे गलत हो गया, द प्लेस इज दिस, यह प्लेस है वही, आई वॉज बॉर्न वेयर। यहाँ पे सेंटेंस का जो करेक्टर है वहाँ पे अच्छे से वर्ड्स फिट नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, है ना, जैसे ही आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बचा, ए, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो मिस स्पेल्ड है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये जो एसेशन है इसका वर्ड मीनिंग गलत है। आगे बढ़ेंगे तो आगे कह रहा है कि फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन 100% आता है हर साल, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे लिखा गया अंकित इज वरीड डैश हिज फेलर। तो आपको पता होना चाहिए कि वरी के साथ क्या लगाते हैं, वरी हिज फेलर। अंकित किससे डर रहा था, किसकी चिंता में था, अबाउट हिज फेलर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके लिए क्या करना है कि रीड द पैसेज गिवन द बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, एंड द आंसर क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए जो 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन है, इसको आपको इन दोनों का आंसर देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पोस्टमैन सोड टू हिज बॉस। पोस्टमैन ने क्या किया, पोस्टमैन मतलब डाकिये ने अपने मालिक को क्या दिखाया था, तो बॉस को क्या दिखाया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर आपने लैंचो स्टोरी पढ़ी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर पा जाएंगे, है ना। तो क्या दिखाया था, क्या पेन दिखाया था, इंक पॉट दिखाया था, स्टम्प पेपर दिखाया था, नहीं, क्या दिखाया था, लेटर दिखाया था। तो ये हो गया आपका लेटर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, है ना। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसमें आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर वाइज में जो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये, इसके बाद समरी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट कराया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि अगर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर 100% दे दिया जाए, 100% में से आपको दिख रहा है कि 90% जो लोग हैं
वो वीडियो देखने के बाद वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और 9% लोग ही हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द पोस्ट मास्टर वॉज, पोस्ट मास्टर क्या था, फ्रॉड था, इंटेलिजेंट एम्प्लॉय था, या एमिएबल फेलो था, या डिसऑनेस्ट पर्सन था। मतलब कि एक बेईमान व्यक्ति था या अच्छा व्यक्ति था या क्या था। तो आप यहाँ पे देखिए तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा जो ये पोस्ट मास्टर था वो कैसा, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन तो ये मिल जाएगा, है ना, ऑप्शन आप देखेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए वो एक एमिएबल फेलो था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है एमिएबल फेलो। तो पोस्ट मास्टर के विषय में बताया गया कि एक फैट एमिएबल फेलो। तो आप अपने से यहाँ पे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय मत लगा दीजिएगा। तो एक बार पैराग्राफ देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 और 13 में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको बताएगा कि इन क्वेश्चंस में करना क्या है, इसलिए इसको ध्यान से एक बार पढ़ाई करिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर आपको फॉलो करने हैं, बताने हैं। कह रहा है कि बैंकिंग वॉज इंडीड अ, क्या लिखा गया है, प्रॉफिटेबल डैश इन द ओल्ड डेज। ठीक है, मतलब कहा गया कि पुराने दिनों में जो बैंकिंग थी वो वास्तव में लाभदायक थी। किस चीज़ के लिए लाभदायक थी, तो आप कहेंगे कि प्रोफेशन के लिए लाभदायक थी, है ना, प्रोफेशन मतलब पेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधि धर्म अ बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज, मतलब बोधि धर्म एक बौद्ध थे, उन्होंने अपनी पलकें क्यों काट ली थी। ऑप्शन है कि ही वॉज अ ल्यूनेटिक, मतलब वो एक जो है पागल थे। ही वॉज अ स्टूपिड, मतलब वो मूर्ख थे। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग अ मेडिटेशन, उस उनको क्या होता था, ध्यान के दौरान नींद आती थी। और उसके बाद डी क्या है कि ही वाज अ फुल, वो मूर्ख थे। तो ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी थे, सी सही है। क्योंकि वो जब उनको ध्यान करते थे उसके दौरान उनको नींद आती थी, इसलिए वो अपने आईलिड्स, मतलब पलके होते हैं, आईलिड्स मतलब क्या होता है, पलक, तो उन्होंने अपने पलके काट ली थी। नेक्स्ट है कि फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मेजविल वॉच नाइदर हॉस्टाइल नॉर, मतलब पहले 24 घंटों के लिए मेजविल न तो दुश्मन था और न ही क्या क्या था, और न ही दुश्मन होता है और न ही मित्र होता है, ऐसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों में आपको क्या करना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट पढ़ना। ये जो एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, पहले तो ये द फॉग चैप्टर से है, पोयम है। द फॉग कम्स ऑन टाइटल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड टेन एंड देन मूव्स ऑन। मतलब ये कि पहले कोहरा आता है, किस कहाँ पर आता है, छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है, और यह बंदरगाह और शहर की ओर चुपचाप देखता हुआ बैठता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ये द फॉग का जो है। तो आपको आगे एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको पोयम लिखना पड़ता है, और लेकिन उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो आपके पेपर में आया है वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो ये पोयम आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसलिए आपको 2 पोयम याद करने होते हैं। पता लगा आपने एक पोयम याद किया और वहीं आपके एग्जाम में आ गया पेपर में, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया है 14 कि हाउ डज द फॉग कम, मतलब जो कोहरा है, फॉग है, वो कैसे आता है, छोटी बिल्ली की तरह आता है, क्रोकोडाइल की तरह आता है, या मेढक की तरह आता है, या तूफान की तरह आता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है किसकी तरह आता है, कैट फीट की तरह आता है, बिल्ली की जिसे दबे पाँव आती है उसी तरीके से आता है। तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज इट। यहाँ पे ये जो इट है ये किसको रेफर कर रहा है इस पोएम में, तो आप कहेंगे कि ये यहाँ पे जो इट है ये फॉग को रेफर कर रहा है, फॉग चैप्टर का है तो फॉग को करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20, 16 से लेकर 20 तक क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, मतलब जो ट्रिकी जो था उसका मात्र एक दोष क्या था, ट्रिकी का एकमात्र दोष क्या था, तो आप कहेंगे कि वो बहुत लालची था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। हु केम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शाम जो है नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर कौन आया था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अनिल जो है वो जो है
एक नोटों का बंडल छोटा सा लेकर आया था। वॉट वॉज द रियल नेम ऑफ भोली? भोली का जो है असली नाम क्या था? तो आप कहेंगे भोली का जो असली नाम है वो था सुलेखा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल क्राउड्स एज, सॉरी क्राउड्स नहीं है, क्वार्ट है, एज माई फॉल्ट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 19 में कि मैं अपने जैसे मतलबी, लालची और घृणा से युक्त कायर को नहीं रखूँगा। ये किसने कहा था, है ना? तो किसने कहा था? माई यहाँ पे लगा हुआ है, माई हस्बैंड, माई कंपेनियन, माई फ्रेंड या माई क्लासमेट। ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे माई हस्बैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वी इस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी ऑफ, मतलब हमने आप उनकी राजधानी में एक जो है अच्छा सा पुस्तकालय लाइब्रेरी स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर कौन सिटी का नाम बताना है, वो कौन सा सिटी है, लंदन है, जर्मनी है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको पता है कि यह ना तो लंदन है, ना तो जर्मनी है, और ना ही फ्रांस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मॉर्सोपोलिस वो जो है सिटी का नाम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 1। ये 1 जो है पार्ट बी का है। कभी कभी आपके एग्जाम के पेपर में 21 हो जाता है, 21 से लेकर 28, 22, 28, 29 तक क्वेश्चन रहते हैं, या तो पार्ट बी करके क्वेश्चन 1 हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लिख रहे हैं आंसर नंबर 1, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आंसर नंबर पार्ट 1 में भी है, पार्ट बी में भी है। तो पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा पार्ट बी, है ना, कि आप पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तब जाके क्लियर होगा। और नहीं तो जो होगा एग्जामिनर अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो आपका नंबर काट लेगा। तो यहाँ पे देखिए पैसेज में क्या कहा गया है, पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्या पैसेज पढ़ना कंपलसरी है, क्या ये ज़रूरत है कि आप क्वेश्चन जो मिले उसका पैसेज आप पढ़िए? तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले 4 सेट में यही ये बताया हुआ है कि कैसे आपको पैसेज जो है वो सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको हर एक सेट में बताया कि जो इसमें आंसर होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, मतलब पहले पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, और फिर तीसरा आएगा, इस तरीके से कंटिन्यू होता है। कभी कभी दूसरा पहले आ जाता है, कभी कभी तीसरा पहले आ जाता है, दूसरा। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं होता है, बस सिक्वेंस मिलाना होता है ना। देखिए जैसे सिक्वेंस का इन द सेंस ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर। तो यहाँ पे ढूंढिए कि कहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर। तो पैसेज में जैसे ढूंढना आप स्टार्ट करेंगे, देखिए आप साफ साफ लिखा है इट इज इम्पोर्टेंट टीचर्स एंड एजुकेटर्स। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो यहीं पे है। तो यहाँ से लेके इट इज विटल फॉर पेरेंट्स टू लिव देयर ऑन लिव्स एज फुली एज पॉसिबल एंड डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्व्स टू द अटमोस्ट यहाँ पे। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट जो है मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट मिल गया, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जिस प्रकार माता पिता के लिए अपने जीवन को यथासंभव पूर्ण रूप से जीना और अपने बारे में अपनी समझ को अधिकतम गहरा करना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार शिक्षक और जो शिक्षाविद होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, उनके लिए भी ऐसा कहना महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि शिक्षक और एजुकेटर इन दोनों के बीच में क्या महत्वपूर्ण है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आएंगे, देखिए यहाँ कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड अनसेटिस्फैक्टरी। यहाँ पे अनसेटिस्फैक्टरी अगर आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है द रिलेशनशिप इज अनसेटिस्फैक्टरी, तो यहाँ पे मिल जाएगा। और रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, अ टीचर एंड अ चाइल्ड, यहाँ पर रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है टीचर और टीचिंग से रिलेटेड चीज़ है, तो इसके पहले आप देखिए, तो आप चाहें तो बस इतना भी लिखेंगे कि अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज जो है कंटिन्यूअर हैम्पर्ड इफ द टीचर रिलेशनशिप द रिलेशनशिप इज अनसेटिस्फैक्टरी। लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा करेंगे क्योंकि ये 2-2 नंबर का होता है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और पूरा यहाँ तक लिखेंगे। तो आप कहेंगे कि ये जो रहा ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो इस तरीके से आप देखा आपने कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर मिल गया। अभी तक आपको पैसेज पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। क्लियर है?
चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? कहा गया कि व्हेन चिल्ड्रेन गो टू स्कूल दियर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग द स्कूल आई सब्स्टिट्यूट्स फॉर दियर पेरेंट्स। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट? मतलब ये स्टेटमेंट्स क्या सजेस्ट करता है? तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको ढूंढिए कहाँ पे है। जैसे ही आप इसको ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर मिलेगा। ये लिखा गया कि व्हेन चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, है ना, दियर टीचर बिकम ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिए और सब्स्टिट्यूट फॉर दियर पेरेंट्स, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और ये पूरा का पूरा लिख डालेंगे कहाँ तक? जहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 तक है ना, पर्सनालिटी से। वास्तव में यहाँ पे आंसर एक ही लाइन का ही है, पर्सनालिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तो आप ये 2 नंबर का है तो आप ये क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो आपने देखा कि पैसेज को बिना पढ़े भी हम लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर देख लिए हैं। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से पूछा जाता है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है डी, इसको कैसे करेंगे? तो कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल का मतलब पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, और इसका जो यहाँ पे पारस्परिक हो जाएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? तो पारस्परिक यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा आपको, म्यूचुअल, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? म्यूचुअल। इसका जो है आप आंसर लिख देंगे MUTUAL। ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म्यूचुअल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैसेज करना है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पर हमको राइटिंग सेक्शन मिलेंगे। यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में आपको दूसरे क्वेश्चन में देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो आपको लेटर दिया गया है और एक आपको एप्लीकेशन दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले आपको लेटर में बताता हूँ। लेटर किस पे लिखना है? योर यंगस्टर सिस्टर टेलिंग हर द डिसएडवांटेज ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। तो यहाँ पर आपको टेलीविज़न देखने का जो है, ज़्यादा टेलीविज़न देखने का डिसएडवांटेज क्या, उसके हानिकारक चीज़ें होती हैं, लाभ क्या नहीं होता है, तो उसके विषय में आपको एक लेटर लिखना है अपने सिस्टर को। तो सबसे पहले आप जिस डेट को लिख रहे हैं लेटर, वो डेट डालेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर आपको लेटर में नाम दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से ही कोई नाम, अपने सिस्टर का नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है डियरेस्ट सृष्टि। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि होप यू आर डूइंग वेल एंड पापा एंड मम्मा आर फाइन टू। मतलब मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो और मम्मी और पापा भी जो है ठीक है। ओवर हियर मतलब यहाँ, आई एम डूइंग वेल एंड हैव बीन बिजी विथ प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। मैं यहाँ अपने एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त हूँ। कॉलेज लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ इज आल्सो गुड एंड यू ऑल नीड नॉट वरी मच अबाउट मी। कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ भी अच्छी है और तुम सभी को मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ वेरी वेल। क्योंकि मैं अपना जो ख्याल है वो बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। आगे अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर तो उन्हें अपना परिचय दिया कि क्या चीज़ें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली के विषय में बताया। अब आपको तुरंत कहाँ पर मोड़ लेना है? अब आपको तुरंत जो है टेलीविज़न पे मोड़ लेना है। तो पहले बताइए, I suppose you too must be busy with your board exams and hope you are concentrating on the exam। मुझे लगता है कि तुम भी अपने बोर्ड की परीक्षाओं में व्यस्त हो और मुझे उम्मीद है कि तुम परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे होगी। I know that you spend the most time watching TV। मैं जानता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा समय टीवी देखने में बिताती हो। हाउ ईयर जो भी हो, हालांकि आई वुड एडवाइस यू दैट इट्स टाइम यू अंडरस्टैंड दैट स्टडीज आर इम्पोर्टेंट। मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ, सलाह दूंगा कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी पढ़ाई को समझो, ये कि पढ़ाई ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू वॉच टीवी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम टीवी मत देखो। हाउ ईवर हालांकि एक्सेसिव टीवी वॉचिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ज़्यादा टीवी देखना, एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा टीवी देखना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। इट कैन लीड टू लोअर ग्रेड्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, स्लीप डिफिकल्टीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। आई होप यू टेक माई एडवाइस सीरियसली एंड स्टार्ट
कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज एंड अदर यूजफुल एक्टिविटीज। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी सलाह को गंभीरता से लोगे और अपनी पढ़ाई और दूसरी भी जो भी चीज़ें हैं गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करोगे। फिर उसके बाद विथ लॉट्स ऑफ लव कौशल, जो भी नेम है आपका, आप अपना नेम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। अगर आपको अप्लीकेशन लिखना है तो अप्लीकेशन पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अप्लीकेशन टू द वार्डन ऑफ योर हॉस्टल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सम इंडोर गेम्स इन हॉस्टल। अब यहाँ पर आपको इंडोर खेल के लिए एक आवेदन देना है, तो चलिए उस पर भी फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपको अप्लीकेशन, तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, उसके बाद द वार्डन आप किसे लिख रहे हैं और एड्रेस फिर मेंशन कर देंगे, SSL हॉस्टल प्रयागराज, जो भी आपका एड्रेस है वो हॉस्टल में वो मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे फॉर इंडोर गेम्स पे। उसके बाद किसको लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है पूरा एक ही लाइन में होना चाहिए, ना तो इधर उधर नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे लेटर लिखा गया है ये एप्लीकेशन। फिर आप लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फैसिलिटीज ऑफ सम इंडोर गेम्स इन आवर हॉस्टल। मैं यह आवेदन आपसे विनम्रतापूर्ण अनुरोध के लिए करने के लिए लिख रहा हूँ कि आप हमारे हॉस्टल में कुछ इंडोर खेलों की सुविधा की व्यवस्था करें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। खेल और खेल गतिविधियां छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इट आल्सो इंस्टिल्स डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स, है ना। मतलब ये कि छात्रों में अनुशासन और टीम की भावना भी पैदा करता है। इट इज़ आल्सो अ ग्रेट वे टू डेवलप अ कोऑर्डिनेट एंड कंसंट्रेटिंग स्किल्स। ठीक है, और ये भी कहा जा सकता है कि यह एक समन्वय और एकाग्रता कौशल विकसित करने का एक शानदार तरीका भी है। देयरफॉर, इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू अरेंज सम गेम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स इन योर हॉस्टल्स आवर हॉस्टल। मतलब ये कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे छात्रावास के छात्रों के लिए कुछ खेल और गतिविधियों की व्यवस्था करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर फैथफुली सौरभ शर्मा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख दिया कि हाँ आपका आभार, धन्यवाद, आप अपना नाम लिख दीजिए। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना होता है, या तो आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, है ना। रिपोर्ट किस पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे 80 से 100 वर्ड्स होने चाहिए, या तो आप एक आर्टिकल लिखेंगे अ विजिट टू अ जू, ये भी 80 से 100 वर्ड होने चाहिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। तो चाहे आप इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पर एक जो है रिपोर्ट लिख दीजिए, या तो एक आर्टिकल लिख दीजिए अ विजिट टू अ जू, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे। और आपको ये लिखना आसान कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपको हिंट दे दिया जाता है कि इसमें आपको लिखना क्या क्या है, किसके किसके बारे में। तो या तो आप हेडिंग बना के लिखिए या तो पूरा पैराग्राफ लिखिए, लेकिन पहले आप पैराग्राफ में यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स पे लिखिए, फिर प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स पे लिखिए, फिर की इन्वायरमेंट क्लीन लिखिए, फिर प्रिवेंट सॉइल इरोजन पे लिखिए, फिर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट पे लिखिए। तो जब आप इंपॉर्टेंस फॉर फॉरेस्ट पे लिखेंगे तो ये आपको हेडिंग के रूप में मिल जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे कि इन्हीं टॉपिक पे आपको लिखना है। तो जब आपको हेडिंग मिल गया लिखने में क्या समस्या है। आगे है कि आर्टिकल आपको जब लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर भी आपको हिंट दिया जाएगा, व्हेन यू विजिटेटेड, जब आप जू में गए तो क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, व्हाट यू सा देयर, आपने क्या क्या देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, जो भी आपने डिफरेंट टाइप एनिमल और बर्ड देखा वो कौन कौन से थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, हाउ यू एंजॉयड, अब फिर आपको लिखना है कि आपने कैसे एंजॉय किया। तो जब आपको हेडिंग मिल ही गया, हिंट मिल ही गया, तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है, आप लिख डालिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट में आपको क्या लिखना है, फॉरेस्ट पर लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड द हाउस फॉर मेनी लिविंग बींग्स, है ना। मतलब जो वन होता है, फॉरेस्ट होता है, वो कई जीवों के लिए घर उपलब्ध कराते हैं। दस इस प्रकार इट इज वन ऑफ द प्रीसियस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू ह्यूमन बीइंग। इस प्रकार यह नेचर द्वारा ह्यूमन को प्रदान किया गया सबसे बहुमूल्य साधनों में से एक है। आल्सो द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन फॉरेस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और साथ ही
वनों में रहने वाले जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। लाइफ इन फॉरेस्ट इज रन बाय वेरियस फैक्टर लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट। फॉरेस्ट हेल्प इन द मेंटेनिंग द ऑक्सीजन ऑफ द टेम्परेचर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। साथ ही वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वनों में जो होता है, फॉरेस्ट में जो होता है, वो जीवन, हवा, पानी और सूरज की जो रोशनी होती है, वो अलग अलग जो कारक होते हैं वो संचालित होते रहते हैं। फॉरेस्ट में जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और टेम्परेचर, इन दोनों का स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल दोज हु लिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आल्सो हेल्प द प्रिवेंटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग लेवल ऑफ द अर्थ। जो फॉरेस्ट में जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ऑक्सीजन और टेम्परेचर का जो लेवल होता है वो भी बनाए रखने में हेल्प करता है। और यह वनों में रहने वाले जानवरों के लिए भोजन का, शेल्टर मतलब आश्रय, ये सब प्रदान करता है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग लेवल को भी रोकने में मदद करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑन अर्थ। फॉरेस्ट जो होते हैं वो मृदा क्षरण जिसे हम लोग कहते हैं उसको रोकता है। देयर आर ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट दैट bind the soil strongly from the roots. Thus, this results in soil being prevented from erosion. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो होता है मिट्टी के कटाव को भी रोकता है जंगल। और जो फॉरेस्ट होता है ऐसे 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 पेड़ मौजूद होते हैं जिनके जड़ जो होते हैं वो मजबूती से मिट्टी को बांधे रहते हैं। तो 10 मतलब इस प्रकार इससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। 10 Forests are very useful for living beings and it's our duty to protect cycle on the planet Earth। और इस प्रकार जो फॉरेस्ट होता है वो जीवों के लिए बहुत उपयोगी होता है। और यह अर्थ जो होता है कि अर्थ के लिए इसका जो साइकिल होता है ना, इसको हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारा हुआ क्या, रिपोर्ट हमने तैयार किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। ये जो हेडिंग्स दिए गए इसी पे हमने चर्चा की। सेम इसी तरह एक आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ पर अ विजिट टू अ जू लिखेंगे और ये जो हिंट दिया गया है इस पर चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का और वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अ विजिट टू अ जू पे लिखना है। सबसे पहले आप वहाँ पे विजिट करते हैं। देखिए अ विजिट टू अ जू इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग एंड, यहाँ पे एंड आपको इस तरीके से सिंबलिक नहीं लिखना है, आपको एंड ऐसे लिखना है, एंड एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। जो जू होता है उसकी सैर हमेशा सभी के लिए बहुत ही रोचक और रोमांचक होती है। लास्ट संडे आई वेंट टू द दिल्ली जू विथ माई फ्रेंड्स। लास्ट संडे मतलब पिछले रविवार को मैं अपने दोस्तों के साथ जो दिल्ली चिड़ियाघर गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सा एप्स एंड मंकी ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड क्लास केप्ट इन द डिफरेंट केजेस। और सबसे पहले हम लोग अलग अलग जो नस्ल होते हैं, जो अलग अलग वर्ग होते हैं, उसके बंदरों को अलग अलग पिंजरों में देखा, जो अपने पिंजरे से ऊपर नीचे चढ़ रहे थे, कूद रहे थे। दे वर क्लाइंबिंग अप डाउन इन देयर केज, अपने केज में ऊपर नीचे कूद रहे थे। इन अदर केजेस देयर वर टाइगर्स, लायंस, बियर्स, फॉक्सेस, वोल्व्स एंड जेब्रास। और जो अलग जो दूसरे पिंजरे थे उन पिंजरों में क्या क्या थे, तो आप कहेंगे कि वहाँ पे टाइगर्स थे, लायंस थे, बियर्स भालू थे, फॉक्सेस मतलब लोमड़ियाँ थी, वुल्फ्स मतलब जो है भेड़िए, एंड जेब्रास और जेब्रा थे। ठीक है। वी आल्सो सा डियर एंड कंगारूज, और हमने कंगारू भी देखे और हिरण भी देखे। नेक्स्ट वी सा मेनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स लाइक क्रेनेस, डॉग्स, पिजन्स, पैरट्स, किंगफिशर्स एंड पिकॉक्स आल्सो। फिर उसके बाद हमने कई तरीके के पक्षी देखे, जैसे सारस हो गया, कबूतर हो गया, है ना, बत्तख हो गया, तोते हो गए, पैरट्स, और किंगफिशर और मोर, ये सभी हमने देखे, पिकॉक तक। एज वी नो आवर नेशनल बर्ड, पिकॉक को हम लोग कैसे जानते हैं कि हम पिकॉक जो होता है वो हमारा नेशनल बर्ड है। एट लास्ट वी वेंट टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स केप्ट इन ग्लास हाउसेस एंड क्रोकोडाइल्स, वोल्व्स, tortoise, otters, seals, hippopotamus, and rhinoceros kept in the large natural habitat, which looked very ferocious। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंत में हम लोग कांच में जो घर बने हुए थे वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सांप देखे, और वहाँ पे मगरमच्छ को हमने देखा, भेड़ियों को देखा, कछुआ था, है ना, और ऑटर्स मतलब ऊद बिलाव थे,
और क्या है, सील्स है, सील को देखा हमने, दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस को दरियाई घोड़ा कहते हैं, राइनोसोरस को गैंडा कहते हैं। तो ये सब देखने गए और जो बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहे थे, खुंखार लग रहे थे, फेरोसियस, वेरी फेरोसियस मतलब खुंखार होना। ओवरऑल आवर विजिट टू द जू वॉज वेरी एक्सहिलरेटिंग एंड ओवरवेलिंग। तो मतलब कुल मिलाकर चिड़ियाघर की हमारी ये जो यात्रा है बहुत ही रोमांचक और उत्साहपूर्ण रही। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे और ग्रामर के पोर्शन, राइटिंग आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब कौन सा सेक्शन आ गया, ग्रामर सेक्शन आ गया। और इस सेक्शन में आपको क्या करना है, ग्रामर को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्या कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे ये जो दिया गया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शीला सेड टू रोहित, कामे में डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो सबसे पहले इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शीला सैड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में और फिर रोहित लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले चेंज करेंगे तो लिखेंगे शीला आस्क्ड रोहित, शीला आस्क्ड रोहित। अब आपको कामा नोटेड कामा को हटाकर या तो आप इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएं, तो आप इफ लिख दीजिए। ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्सन तो आप चेंज ही करेंगे, साथ ही साथ इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही चेंज करना है। तो सबसे पहले यू को आप चेंज करेंगे। यू जो होता है आपको पता है SON, 1 2 3। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अनुसार और थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रोहित के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यू को आप क्या कर देंगे, ही कर देंगे। उसके बाद डू वांट है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो आपको इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो वांट को क्या करेंगे, वांटेड कर देंगे, तो ये वांटेड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वांटेड अब क्या चेंज करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे टू कंटिन्यू। अब योर है, योर भी सेकेंड पर्सन है, रोहित के मतलब अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा, STUDIES। ध्यान रखना है लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो ये आपका चेंज हो गया, नरेशन आपका चेंज हो गया इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। क्लियर? तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे, कह रहा है कि विल यू नॉट अटेंड द क्लास। सबसे पहले विल लिखा है तो आप उसको पहले विल ही लिख दीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, विल। विल के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब द क्लास को पहले लेके आएंगे, तो आप पहले लिखेंगे द क्लास। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगा हुआ है तो आप नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट। अब आपको यहाँ पे बी लगाना है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है और इसमें विल या सेल लगता है, तो हम लोग विल बी या सेल बी लगाकर पैसिव में चेंज करते हैं। इसलिए विल पहले था तो हमने यहाँ पे पहले लिखा है, और यहाँ पे नॉट के बाद बी हमने लगा दिया। अब क्या है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो अटेंड का अटेंडेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ATTENDED, अटेंडेड हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है, तो आप कहेंगे यू बचा है, तो आप बाई लगाकर क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका पैसे में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी जो है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे इसको पंक्चुएट करना है, तो देखिए कैसे पंक्चुएट करेंगे। सबसे पहले लिखा है द बॉय, तो सबसे पहला लेटर आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, तो द बॉय आपने लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा है, सैड, तो आपने लिख दिया सैड। इसके बाद कामा लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा में पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, इसलिए सर का एस कैपिटल में करेंगे। फिर लिखेंगे सर, और सर के बाद एक और कामा दे देंगे, सर में। आई हमेशा कैपिटल में होता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में रहे, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में रहे, चाहे अंत में रहे। मे आई कम। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पंक्चुएट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब आप करेंगे यहाँ पे जो है आप पैसेज सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हमको जो है पैसेज सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए कह रहा है पैसेज में कि मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि सब्जेक्ट में तो सर मनीष है,
सबसे पहले आप मनीष लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मनीष। ठीक है, मनीष एक लौता बेटा है, तो मनीष के साथ इज लगेगा, सिंगुलर में है के लिए इज लगता है, मनीष है। तो उसके बाद देखिए, जब भी काके की आता है तो हमको पता है कि उल्टा बनाना पड़ता है। तो इकलौता बेटा सबसे पहले बनाएंगे, फिर का के लिए ऑफ लगाएंगे और फिर अपने पिता के लिए इंग्लिश में लिखेंगे। तो इकलौता बेटा मतलब होता है द ओनली सन, द ओनली सन। अब ऑफ लगाएंगे इस का के लिए, तो आपने लगाया ऑफ। इसके बाद अपने पिता के लिए अब क्या लगाएंगे, हिज फादर, क्या लगाएंगे, हिज फादर। और इस तरीके से ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप दे दीजिए। आगे है एक दिन, तो सबसे पहले लिखिए वन डे, वन डे एक दिन। ही हो जाएगा इसके लिए, वह के लिए तो ही लिख दिया। गया आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गया के लिए आप क्या लगाएंगे, वेंट, ही वेंट। कहाँ गया, तो कहेंगे कि बाहर, बाहर गया तो वेंट आउट। फिर उसके बाद कहाँ गया, अपने घर से, अपने घर से तो मतलब ऑफ हिज हाउस, ऑफ हिज हाउस। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। आगे है उसने, तो सबसे पहले लिखेंगे ही। अपने पिता की आज्ञा नहीं ली, ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए आता है, आ ई ए आता है, तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होता है, जहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में कहेंगे कि डिड नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, क्या नहीं लिया था उसने, आज्ञा नहीं लिया था, मतलब परमिशन, परमिशन लेना मतलब टेक, ही डिड नॉट टेक परमिशन, ही डिड नॉट टेक परमिशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ले लिया। अब लिखना है कि अपने पिता की, तो लिखेंगे फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, आगे कह रहा है कि 3 घंटे बाद वह जब घर लौटा, तो सबसे पहले आप ये बनाइए कि वह जब घर लौटा, है ना, वह जब घर लौटा। व्हेन फुल स्टॉप रख दीजिए, फिर लिखिए व्हेन ही रिटर्न होम, ही रिटर्न होम। लौटा है देखिए, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस मैंने बनाया है। अब उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ तक आपने बनाया कि जब वह घर लौटा, तो व्हेन ही रिटर्न होम, बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर किसके बाद, आफ्टर, तो कहेंगे 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स। तो यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, क्योंकि यहाँ पे है तो के लिए कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो के लिए हम सिंपल सा लिखेंगे कॉमा। तो आपने कॉमा लगा दिया। कह रहा है कि उसके पिताजी उससे काफ़ी नाराज हुए, उसके पिताजी मतलब हिज फादर, हिज फादर, है ना, नाराज हुए थे, तो हुए थे, तो यहाँ पर आप सिंपल से लिखिए कि वॉज वेरी एंग्री। अब एंग्री तो आपने लिख लिया, फिर लिखना है कि उससे मतलब विथ हिम, विथ हिम। ठीक है, आप इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है ये ट्रांसलेशन। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पर हमने पूरे ट्रांसलेशन को 2024 से 2023 के जितने भी ट्रांसलेशन आए हुए हैं सबको मैंने सॉल्व कराया है। उतना कर लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोगों का आ गया लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर में आपका प्रोज, पोएट्री ये सब आएगा। तो इसमें अब आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं और ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए ध्यान से कि 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 5 का ए, सबसे पहले 5 का ए है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का ए अगर आप देखें, 5 का ए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। मतलब ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें लड़कों ने बारिश में खुद को उजागर करके क्या किया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका आंसर होगा कि इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड व्हेन द रैन स्टार्टेड। इस चैप्टर में अ लेटर टू गॉड में जब ये रैन स्टार्ट हुआ, द बॉयज वर एक्साइटेड एंड रैन आउट इनटू द रैन। लड़के बहुत ज़्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। लंचों के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बारिश में भाग गए भीगने के लिए।
They exposed themselves to the rain and began to collect the large hailstones. और उसके बाद उन्होंने बारिश में जाकर क्या किया, वो जो हेल स्टोन थे, जो पत्थर गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया. विच लुक्ड लाइक फ्रोजन पर्ल्स. जो कैसे दिख रहे थे, वो बिल्कुल मोतियों की तरह दिख रहे थे. दे प्लेड इन द रैन. वे रैन में, बारिश में खेलते थे. इंजॉइंग द मोमेंट बिफोर द हेल स्टॉर्म बिकेम टू स्ट्रॉन्ग. वो तब तक इंजॉय लिए जब तक ये जो ओला वृष्टि हो रही थी, हेल स्टॉर्म हो रही थी, जब तक तेज नहीं हो गया तब तक वो इंजॉय कर रहे थे. ठीक है. देखिए फिफ्थ में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए. कह रहा है कि व्हाट डिड बुद्धा आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर क्यूरिंग द चाइल्ड. बुद्ध ने लड़की से बच्चे को ठीक करने के लिए क्या लाने को कहा. चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो देखिए इसका जो आंसर होगा, कहा जा रहा है कि कीसा गोतामी हैड बिकम वेरी एंड होपलेस आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन. जो कीसा गोतामी थी वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद बहुत ही निराश हो गई थी, है ना, और बहुत ही थकी हुई लग रही थी. द बुद्धा asked her to find a house where no one had lost a loved one, but Kisa was unable to find any such house. बुद्ध ने उससे ऐसा घर खोजने के लिए कहा जहां किसी ने अपने प्रियजन को नहीं खोया हो. बट किसा वॉज अनेबल टू फाइंड एनी सच हाउस. लेकिन जो किसा है, किसा गोतामी है, वो ऐसे घर को खोजने में सफल नहीं हुई. शी देन saw the flickering lights of city and realized that people's lives are similar to these lights which rise and then extinguish. यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर उसने शहर की टिमटिमाती रोशनी को देखा और महसूस किया कि लोगों का जीवन इन रोशनी की तरह है जो उगती है और फिर बुझ जाती है. इन दिस वे शी रियलाइज्ड दैट लाइफ एंड डेथ इज नॉर्मल प्रोसेस. फिर उसने यह इस तरीके से रियलाइज किया कि लाइफ का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से लाइफ और डेथ के बीच में नॉर्मल प्रोसेस है. ठीक है. तो ये 5 का ए कंप्लीट हुआ. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बी दिया हुआ है. इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, या तो ये क्वेश्चन करिए या तो ये. तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. मतलब ये कि ये जो मंडेला है, मंडेला को मनुष्य या ईश्वर के नियमों से कब तक कोई परेशानी नहीं हुई. सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है कि मंडेला वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. मंडेला को बचपन में मनुष्य या ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी नहीं थी. ही फेल्ट फ्री टू रन एंड प्ले इन हिज विलेज एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड फॉलोड द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब. जब तक वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता, तब तक वह अपने गांव में दौड़ने और खेलने के लिए स्वतंत्र बिल्कुल महसूस कर रहा था. इट वॉज ओनली वेन ही ग्रीव अप दैट द रियलाइज हिज फ्रीडम वॉज टेकन अवे. वो जैसे ही बड़े हुए तब उन्हें यह एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि वो अपनी उनकी जो आज़ादी है वो छीन ली गई है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ डिड वैली पिक अप द वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. मतलब वैली ने बस यात्रा के बारे में विभिन्न छोटी छोटी जानकारियां कैसे हासिल की. चलिए देखते हैं. कहा गया कि वैली ने योजना बनाई दैट सी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. उन्होंने योजना बनाई, वली ने योजना बनाई. क्या बनाई वली ने? कि वह दोपहर के 1 बजे की बस पकड़ेगी. रीच द टाउन एट 1:45 और फिर उसके बाद 1:45 पे वो शहर पहुंचेगी. एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45 और लगभग 2:45 बजे तक घर वापस आ जाएगी. शी फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. और उसे पता चला कि शहर जो है, टाउन जो है, उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, जिसका किराया एक तरफ से 30 पैसे था. द ट्रिप टू टाउन टू 45 minutes वन रीचिंग द टाउन. इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30.
उसके बाद कहा जा रहा है कि किराया जो है एक तरफ से 30 पैसे था, शहर तक की यात्रा में 45 मिनट लगे। शहर पहुंचने पर अगर वह अपनी सीट पर बैठी रहती और 30 पैसे और देती। ठीक है। सी कुड रिटर्न बिकम होम ऑन द सेम बस सी हैड केयरफुली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर अवे, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved 60 पैसेस। क्या हुआ कि वो 30 पैसे और देती अगर वो उसको रिटर्न करना होता, तो उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी सिक्कों को सावधानी से बचा लिया था। जो है पुदीना लिया उसने, सॉरी, पुदीना, खिलौना, गुब्बारा और ऐसी ही चीज खरीदने के हर प्रलोभन का विरोध किया। उसने रास्ते में पुदीना देखा तो उसे उसका मन किया खरीद लिया जाए, फिर उसने टॉयज देखे, खिलौने देखे, फिर उसके बैलून देखे, गुब्बारे देखे, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखी वो रास्ते में, और उसको लगा कि ये खरीदा जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं खरीदी। वो सभी लालच से बचने चली जा रही थी। वो फिर बाद में मना कर दिया, हाँ नहीं नहीं, इसे नहीं खरीदना है। आखिरकार अंत में उसने कितने पैसे बचाए, तो उसने 60 पैसे बचा लिए थे। ठीक है, तो ये बी का और वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 मार्क्स का है, 60 वर्ड लिखने हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कोई आपको एक ही करना है, ए करना है या तो बी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको एग्जाम में एक ही करना है। हाउ डू यू नो दैट ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कैसे जानते हैं कि ये जो ब्रेड है गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ बिकॉज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ गोनीज कांट बी सेलिब्रेटेड विदाउट बॉल एंड स्वीट ब्रेड। गोवा के जीवन में जो ब्रेड है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि गोवा के महत्वपूर्ण त्यौहार बोल जो है और मीठी ब्रेड के बिना नहीं मना जा सकते, है ना। बोली हैज़ नीड टू बी प्रिपेयर ड्यूरिंग द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। यहाँ पे क्रिसमस और जो भी अन्य त्यौहार होते हैं उसके दौरान बोलिना तैयार करने की आवश्यकता होती है। ये बोली हैज़ से बोलिना कहते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6B का, कह रहा है 6 का भी, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, है ना। फिर कहा गया कि पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता था। तो इसका आंसर ये है कि द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही इज डीपली मूव्ड बाई लेंचोज अनवेयरिंग फेथ इन गॉड। मतलब ये कहा जाए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे इसलिए भेजता है क्योंकि वह लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास से बहुत प्रभावित होता है, एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई हिज लेटर डायरेक्टली एड्रेस्ड टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प आफ्टर अ devastating hailstorm. The postmaster wants to maintain Lancho's faith by sending the money and signing the letter as God. मतलब ये कि जो ओलावृष्टि हुई है, विनाशकारी ओलावृष्टि के बाद मदद के लिए वो सीधे ईश्वर को संबोधित करके पत्र लिखता है और भेजता है। पोस्टमास्टर को पैसे भेजकर और ईश्वर के रूप में उसने साइन किया था, गॉड लिखकर साइन किया था, और उसके बाद क्योंकि लेंचो को क्या हो जाए, विश्वास हो जाए। ठीक है, इन दोनों में से कोई आपको एक ही आंसर देना था। अगर आपको दोनों आंसर आ रहे हैं तो भी आपको एक ही आंसर देना पड़ेगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा एज। मतलब आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि अमांडा की उम्र कितनी है। हाउ डू यू नो दिस 40 वर्ड्स में, आपको 40 वर्ड्स में ये लिखना पड़ेगा। या तो आप एक 4 लाइन की कविता लिखिए, है ना, जो कि डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको वो पोएम नहीं लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है। इसीलिए आपको दो पोएम याद करने पड़ेंगे। या तो इसका आंसर दीजिए कि अमांडा की उम्र कितनी है, आपको क्या लगता है और यह कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं अमांडा का। सबसे पहले इसका है कि अमांडा सीम्स टू बी अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ मे बी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। अमांडा शायद 10 से 12 साल की एक छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की लगती है। वी कैन
से दिस बिकॉज, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शी इज बीइंग स्कॉल्डेड फॉर थिंग्स लाइक डूइंग हर होमवर्क एंड क्लीनिंग हर शूज, है ना, क्योंकि उसे होमवर्क करने और जूते साफ करने जैसे चीज़ों के लिए डांटा जा रहा था। आल्सो, साथ ही सी imagines herself to be like a fairy tale princess Rapunzel. All this indicates that she is 10 to 12 years old. ये सब दर्शाता है वो खुद को, साथ ही वो खुद को अपनी एक परी की कथा जो राजकुमारी रूपांजल पर आधारित है उसकी कल्पना करती थी। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि वह 10 से 12 साल की एक लड़की थी। या तो आपको एक 4 लाइन की कविता लिखनी है, पोयम लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं क्या कि नेवर सेल a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी भी कोई युवा शक्ति निराशा में नहीं रहेगा उन महान शहद के रंग की प्राचीर दीवार आपके कान पर। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है, जब ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो ये होता है कि कोई भी जो भी युवा व्यक्ति है जब वो शहद के रंग जैसा अपने बात किसी की बातों को अपने कान पर लाता है तो वो कभी भी निराश नहीं होगा। अगर सेहत से भरा हुआ बात नहीं होगा तो वो निराशा उसके अंदर आनी है। तो ये 4 लाइन की कविता आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इनमें से अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज, है ना, ये दोनों मैंने आपको पिछले सेट्स में कराए हैं, है ना। पहले सेट्स में मैंने तीनों कराए हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप सेट नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं और इस हिसाब से एक सेट में 3 होते हैं तो इस हिसाब से 15 आपके हो गए होंगे। लेकिन 15 नहीं, क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो सेट कराए जा चुके हैं, जो सेंट्रल आइडिया हो चुके हैं, उसको हमको दोबारा नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको पांचों सेट आराम से एक एक करके पढ़ना है। इसके बाद सेट नंबर 6 आएगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ हाउ टू द टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसी का हमको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कह रहे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। वी द पोएम हाउ टेल वाइल्ड एनिमल्स बाई कैरोलिन वेल्स, द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स। जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, कैरोलिन वेल्स की कविता जंगली जानवरों कैसे पहचाने, जंगली जानवरों की पहचान करने के लिए खतरनाक तरीकों के इर्द उर्द घूमती है। द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन अ ह्यूमरस वे। कवि एक जानवर को, एक एनिमल को दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है। द पोएट सजेस्टेड दैट, पोएट जो है, कवि जो है, वो सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि इट इज़ वेरी रिस्की टू बी सच अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड बीट्स। मतलब ये सुझाव देता है कि इन जंगली जानवरों के इतने करीब रखना या रहना बहुत ही जोखिम भरा है। इसलिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू बी वाइल्ड एनिमल्स सोज हाउ अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज विल एनिमल। ये जो सेंट्रल आइडिया है, यह विचार दिखाता है कि कोई व्यक्ति जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकता है ना। द पोएट सजेस्टेड सम वे विच आर रिस्की बट फनी। जो पोएट है वो कुछ ऐसे तरीके बताता है जो रिस्की तो होते हैं लेकिन उसके अलावा वो मज़ेदार भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी कैन रिकॉग्नाइज एन एनिमल बाय द वे इट किल्स अस। जो पोएट्स है उसके अनुसार हम किसी भी जानवरों को उसके मारने के तरीके से पहचान सकते हैं। द पोएम डज नॉट हैव एनी सीरियस थीम और मोरलिटा इंडीड अ फनी पोएम। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कविता में कोई गंभीर विषय या नैतिकता नहीं है, वास्तव में यह एक मज़ेदार कविता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ देखिए कह रहा है कि एनी वन, इन दोनों में से या तो ए करना है या तो बी करना है, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो ए है कह रहा है कि व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। मतलब हरी सिंह को अपने काम के बदले में अनिल को क्या मिलता है। अनिल वॉज गिविंग हिम मील्स एंड अ प्लेस टू स्टे। ही वॉज ऑल्सो promised to be taught cooking. Besides this, Anil had promised Hari Singh to teach him to write his name, write sentences and also read. अनिल ने उसे खाना और रहने की जगह दी, उसे शिक्षा भी दिया
उसे खाना बनाने और सिखाने का भी वादा किया। इसके अलावा अनिल ने हरी सिंह को वादा किया था कि वह उसे अपना नाम लिखना और जो है सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा और एंड आल्सो ऐड मतलब जोड़ना भी सिखाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ बुक्स? मतलब ये क्वेश्चन कहा गया कि 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ बुक इन दोज डेज। 20th सेंचुरी को अक्सर किताबों का युग कहा जाता था क्योंकि उन दिनों देयर वर बुक अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंड ईटर्स टू जिलस। मतलब ये है कि उन दिनों चींटी खाने वाले से लेकर जुलू तक हर चीज के बारे में किताबें होती थी। बुक टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। मतलब जो बुक होती थी वो लोगों को सिखाती थी कि कैसे, कब और कहाँ और क्यों करना है। दे इलिस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो जो होते थे वो सचित्र होते थे, शिक्षित और विराम चिन्ह मतलब कि ये पंक्चुएटेड होते थे और यहाँ तक की सजावट भी करती थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन कितने करने हैं तो आप कहेंगे क्वेश्चन इसमें एक ही करना है दोनों में से। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड भोलीज टीचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग इन द कोर्स ऑफ हर लाइफ। मतलब ये कहा जा रहा है कि भोली के शिक्षक ने उसके जीवन को दिशा बदलने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोलीज टीचर प्लेड a pivotal role in transforming her life by providing her with the encouragement, kindness, and education, which helped her overcome her stammering issue। मतलब ये कहा जाए कि भोली के शिक्षक ने उसे प्रोत्साहन, दया और शिक्षा प्रदान करके उसके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वह हकलाने की समस्या से उबरने, आत्मविश्वास बनाने और अंततः समाज के दबाव के खिलाफ खुद के लिए खड़े होने में मदद मिली थी। तो ठीक है, कहा जाए बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इवेंचुअली स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ अगेंस्ट सोशल, ये सोशल होगा, सोशल प्रेशर्स। ठीक है, इनेबलिंग हर टू बिकम एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन, essentially changing her life from a timid, neglected girl to a confident individual with a voice। मतलब जिससे हकलाने की समस्या से उबरने के लिए उसमें आत्मविश्वास बनाने और अंतर सामाजिक दबावों के खिलाफ खुद के लिए खड़े होने में मदद मिली, जिससे वह एक स्वतंत्र और आत्मविश्वास वाली महिला बन सकी। अनिवार्य रूप से उसका जीवन एक डरपोक, उपेक्षित लड़की से एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में बदल गया। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया और उसकी आवाज़ फिर क्या हो गई, बुलंद हो गई। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ग्रिफिन के एक वैज्ञानिक रूप में कैसे आकेंगे। क्वेश्चन आंसर है कि ग्रिफिन फ्रॉम द इनविजिबल मैन कैन बी एसेसेड एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट विथ अ रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ इनविजिबिलिटी। द इनविजिबल मैन से ग्रिफिन को एक शानदार वैज्ञानिक रूप में आंका जा सकता है जिसने अदृश्यता की एक उल्लेखनीय खोज की है। बट हिज लैक ऑफ ethical considerations and misuse of his power for personal gain render him a deeply flawed individual, ultimately failing to live up to the responsibility of a true scientist who should prioritize the greater good of society। मतलब ये आगे कहा जा रहा है कि लेकिन नैतिक विचारों की कमी और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग उसे एक बहुत ही दोषपूर्ण व्यक्ति बनाता है, जो अंत में एक सच्चे वैज्ञानिक की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, जिसे समाज के व्यापक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। तो ठीक है, तो ये रहा आपका सेट नंबर 5। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे सेट नंबर 6 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।